शैतानी ट्रेन। मालेगांव में रहने वाले अखिलेश कुमार अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफर किया करते थे। कभी फ्लाइट से, कभी बस से, तो कभी ट्रेन से। ऐसे ही एक मर्तबा वो पालमपुर में बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। पालमपुर में अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके रात के करीब 11:30 बजे वो पालमपुर स्टेशन पहुंच गए। पालमपुर स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था, लिहाजा यहाँ सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म ही बने थे। लेकिन रात के 11 बजे भी स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी। अखिलेश ने देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। चाय वाले, कुली, मुसाफिर, सभी लोगों से स्टेशन खचाखच भरा था। अखिलेश स्टेशन पहुंचकर टिकट विंडो की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो वहां भी लंबी कतार नजर आती है। वो सोचते हैं जब सीधे घर ही जाना है तो इस कतार को थोड़ा कम होने पर वो टिकट खरीदें। ऐसा सोचकर वो चाय की टपरी पर चले जाते हैं। सर्द हवा में वो गर्मा गर्म मसाले चाय की चुस्की लेते हैं। टिकट विंडो की तरफ नजर डालते हैं तो कतार कुछ कम नजर आती है। घर जाने की जल्दबाजी में वो दौड़कर टिकट विंडो पर पहुंचते हैं। तभी घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमें एक मालेगांव का टिकट दीजिए। 150 रुपया निकालिए एक टिकट के। ओके, मालेगांव जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अभी आती ही होगी। जी बेहतर। अखिलेश टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालेगांव जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। रात के ठीक 12 बजे एक ट्रेन वहां आई। अखिलेश जल्दबाजी में उस ट्रेन का बोर्ड भी नहीं पढ़ते हैं। अरे रुकिए रुकिए, हमें भी इस ट्रेन में चढ़ना है। अखिलेश 12 बजे की उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और सामने की विंडो सीट पर बैठते हैं। उस डिब्बे में उनके अलावा कोई नहीं होता है। अखिलेश अपना सारा सामान ऊपर रखते हैं और ट्रेन चल देती है। अखिलेश दिन भर की दौड़ धूप से थके होते हैं, इस वजह से खिड़की से आ रही ठंडी हवा से उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। ट्रेन हवा से बातें करने लगती है। रात के ठीक 2 बजे उस डिब्बे में टिकट चेकर आता है। टिकट देखकर टीसी वहां से आगे के डिब्बे में चला जाता है। वो अमावास की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, बाहर काला घना अंधेरा था और अखिलेश जिस डब्बे में थे उस डब्बे की रोशनी भी काफी धीमी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अखिलेश ठंडी हवा का मजा लेते हुए खिड़की के बाहर देखते हैं। तभी अखिलेश को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने से कुछ गुजर गया। उनकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये हमारे मन का वहम होगा, ऐसा सोचकर वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने बैग से किताब निकालते हैं। अखिलेश अक्सर हॉरर किताबें पढ़ते थे। आज भी वो ऐसी ही किताब पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग जाती है। अखिलेश की नींद खुलती है। वो घड़ी में देखते हैं तो रात के 2 बजे हैं। अखिलेश अपने बैग से एक किताब निकालकर पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी नजर सामने की सीट पर जाती है। डब्बे के दूसरे कोने में एक खातून घूंघट ओढ़े बैठी है। मरून रंग की साड़ी, हाथों में एक बड़ा सा बैग और ढेर सारे मोगरे के गजरे। मोगरे के गजरे की खुशबू से पूरा डब्बा महक रहा होता है। अचानक अखिलेश को एहसास होता है कि उस खातून के अलावा डब्बे में कोई और है ही नहीं। वो फिर किताब में डूब जाते हैं। तभी उन्हें कोई आवाज देता है। जनाब, ओ जनाब, हम आपके पास बैठ सकते हैं? हमें अकेले में डर लगता है। हमें अपने साथ हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है। हाँ जरूर जरूर, लेकिन क्या आप हमेशा ऐसे ही अकेली सफर करती हैं? नहीं जनाब, हमारे साथ हमारे शौहर भी। शौहर? आप कहाँ हैं? हमें तो नजर नहीं आ रहे। वो देखिए, वो रहे जनाब। अरे कहाँ हैं? वो देखिए, खिड़की के बाहर। मोहिनी के कहने पर अखिलेश विंडो के बाहर देखता है तो उन्हें सर कटा हुआ शख्स चलती ट्रेन की रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आता है और अखिलेश जोर जोर से चीखने लगते हैं। डर के मारे वो वहीं जम जाते हैं। खिड़की के बाहर वो सर कटा शख्स लगातार दौड़ ही रहा है। दौड़ते दौड़ते उस शख्स के हाथ खिड़की के अंदर तक आ जाते हैं।
और अखिलेश की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश छटपटाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं। सामने मोहिनी उन्हें घूरती रहती है। अखिलेश को महसूस होता है कि किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हैं। नीचे देखते हैं तो उनके पैरों में दौड़ रहे सर कटे शख्स का सिर गिरा हुआ नजर आता है। अखिलेश बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उस डब्बे में जल रही लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। बगल वाले डब्बे में से किसी के जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें आने लगती हैं। अखिलेश कुछ समझ नहीं पाते। तभी अचानक से उनके चेहरे पर कुछ बूंदें गिरती हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हैं तो वो खून की बूंदें होती हैं। वो झट से ऊपर देखते हैं तो उन्हें ऊपर किसी की लाश लटकती हुई नजर आती है, जिसके खून की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। वो सिर कटा आदमी अभी भी दौड़ रहा होता है और मोहिनी वैसे ही उनको घूरते हुए बैठी रहती है। जनाब, जनाब, आप बेवजह डर रहे हैं। अब आपको यहाँ रहने की आदत लगानी होगी। कौन है आप और क्या चाहती हैं? हम तो आपके हमसफर बनना चाहते हैं जनाब। आप बस ऐसे ही हमसे बातें करते रहिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई हमें बचाए। टीसी, टीसी कहाँ है आप? टीसी को क्यों आवाज लगा रहे हैं जनाब? उन्होंने ही तो हमारा टिकट काटा है, आप ही की तरह। क्या मतलब है आपका? कुछ सालों पहले हम और हमारे शौहर भी आप ही की तरह गलती से इस ट्रेन में सवार हुए थे और उसी टिकट मास्टर ने हमारा टिकट काटा था। हम तो रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। हमें क्या पता था कि ये हमारा आखिरी सफर होगा। क्या? जी हाँ जनाब, हमें मरे कई साल बीत चुके हैं। हम यूं ही पिछले कई सालों से इस ट्रेन में कैद हैं। किसने मारा आपको? वो कौन था? वही जनाब, और कौन? टिकट चेकर, जिसकी रूह इस ट्रेन में मौजूद है। देर रात आने वाले हर मुसाफिर का वही टिकट काटता है। सुना है कई सालों पहले उन्होंने इसी ट्रेन के नीचे कटकर खुदकुशी की थी और तब से उसकी रूह हर रात पालमपुर स्टेशन और इस आसीबी ट्रेन में यूं ही घूमती रहती है। इसलिए उस स्टेशन पर रात में 11 से 2 के बीच कोई भी मुसाफिर नज़र नहीं आता और इस बीच आने वाली ट्रेन में कोई भी मुसाफिर सवार नहीं होता। अगर भूले भटके आप जैसा कोई मुसाफिर आ जाते हैं तो समझो उसका टिकट कट गया। इतना कहकर मोहिनी वहां से उठकर ट्रेन के दरवाजे तक चली जाती है और ट्रेन से नीचे कूद जाती है। ये सब सुनकर डर के मारे अब अखिलेश के मुंह से चीख तो क्या, आवाज भी नहीं निकलती। वो वहीं डूब कर बैठ जाते हैं और तभी कोई अखिलेश को आवाज देती है। एक्सक्यूज मी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? हम जल्दबाजी में शायद गलत ट्रेन में चढ़ गए या शायद उस टिकट मास्टर ने हमें गलत ट्रेन का टिकट दिया है। डोंट वरी, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। क्या आप अकेले सफर कर रही हैं इस ट्रेन में? जी हाँ। डोंट वरी, अब हम आपके हमसफर हैं इस शैतानी ट्रेन में। देर रात तक ड्राइव कर रहे कुलदीप की गाड़ी अचानक से हाईवे नंबर 13 के एक मोड़ पर आकर रुक गई। सुनसान सड़क के पास धीमी रोशनी में उसे एक होटल नजर आया। उसने सोचा रात गुजारने के लिए ये एक मामूली होटल ही ठीक है। कुलदीप उस होटल में पहुंचा। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? जी जरूर, क्यों नहीं। हमारे इस होटल को आप जैसे मुसाफिरों का ही इंतजार रहता है। हम तो कब से आप जैसे मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। एक अरसा गुजर गया, इस होटल में किसी मुसाफिर की आमद नहीं हुई। हम समझे नहीं। हम कहना चाह रहे हैं कि आप कौन सा कमरा लेंगे, सिंगल या डबल? रिसेप्शनिस्ट की अजीबोगरीब बातें सुनकर कुलदीप को थोड़ा अजीब लगा।
लेकिन सफर की थकान से चकनाचूर हुआ कुलदीप इन बातों को नजरअंदाज करके सीधे अपने कमरे में तशरीफ ले गया। होटल की लॉबी में उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पूरे होटल में उसे सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट और एक बेल बॉय के सिवा कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद रात बहुत हो चुकी है, इसलिए यहाँ इतना सन्नाटा है, और वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुँच गया। फ्रेश होकर कुलदीप सो गया। तभी आधी रात में अजीब सी आवाज से उसकी आंखें खुली। ये आवाज खिड़की से आ रही थी। वो उठकर खिड़की बंद करने जाता है, तभी उसे नीचे बाग में एक आदमी नजर आता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, जल्दी नीचे आइए। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इस होटल के माली हैं। अरे ये क्या लगा रखा है आपने? चले जाएं यहाँ से। आप बस नीचे आ जाइए। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। कुलदीप खिड़की बंद करके पर्दा खींचकर फिर सोने चला जाता है। किसी तरह से उसकी आंख लगती है। 1 घंटे बाद फिर उसकी नींद खुलती है, उसी खटखट की आवाज से। वो गुस्से से बिस्तर से उठता है और फिर खिड़की के पास चला जाता है। तभी उसे फिर वही आदमी नीचे खड़ा नजर आता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, जल्दी नीचे आइए। अरे आप फिर आ गए। हम इस होटल के माली हैं। अरे माली हैं तो क्या हुआ? हम आपकी शिकायत कर देंगे। हमारी शिकायत ना करें, आप बस नीचे आ जाएं। आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। आपका दिमाग खराब है। रात के 3 बजे आप हमें ये बताने आए हैं कि हम यहाँ ना रुकें? ठहरें, हम अभी आपकी शिकायत करते हैं। कुलदीप गुस्से में फोन उठाता है और रिसेप्शनिस्ट को फोन लगाता है। बहुत देर तक रिंग बजती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। वो दोबारा फोन करता है, लेकिन सिर्फ रिंग बजती है। उधर फिर से खिड़की की खटखट शुरू हो जाती है। अरे कौन है आप? ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो खातून भी फोन नहीं उठा रही हैं। यहाँ हो क्या रहा है भाई? कोई भी आपका फोन नहीं उठाएगा जनाब। आप नीचे आइए, यहाँ मत रुकिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। कुलदीप की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो लगातार रिसेप्शन पे फोन करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता और नीचे खड़ा आदमी पूरी रात उसे आवाज लगाते रहता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, फौरन नीचे आए। हम इस होटल के माली हैं। आप बस नीचे आ जाएं। आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। कुछ देर बाद कुलदीप को नींद आ जाती है और जब आंख खुलती है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो कमरे से निकलकर अब बाग में लेटा होता है और उसके सामने खड़ा होता है वो आदमी, खौफनाक शक्ल का वो माली। कुलदीप अब पूरी तरह से घबरा जाता है। हमने कहा था ना जनाब कुलदीप, यहाँ मत रुकिए, आप नीचे आ जाइए। हम तो आपको कब से बुला रहे थे। कौन है आप? हमारा नाम कैसे जानते हैं? हमें सब खबर है। हम इस होटल के माली हैं। हमसे कुछ भी पर्दा नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमें बख्श दें। जनाब, इस होटल में मुसाफिर आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। क्या कहा आपने? कहना क्या चाहते हैं आप? तभी वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट और बेल बॉय भी आ जाते हैं। उनकी शक्ल पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। कदम उल्टे हो चुके हैं, उनकी आंखों से खून टपक रहा होता है। कुलदीप समझ जाता है कि जरूर ये जगह आसेबी है। जनाब, हम तो कब से आप जैसे मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे। अरसा हो गया इस होटल में किसी मुसाफिर को आए हुए। कुछ सालों पहले
इस घने जंगल के बीच में ये होटल नया नया शुरू हुआ था। जंगल में एडवेंचर्स पिकनिक करने वाले कई मुसाफिर इस होटल में रुका करते थे। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हमारी तो ये पहली मुलाजमत थी। होटल के मैनेजर, स्टाफ, हम सभी एक परिवार की तरह इस होटल में रहा करते थे। मुसाफिरों का तो यहाँ मेला लगा रहता था, लेकिन फिर किसी की बदनजर इस होटल को लग गई। एक बुरा साया इस होटल पर पड़ा और वो हादसा हुआ। उन लुटेरों ने बड़ी बेदर्दी से हमें इस होटल में मार डाला और यहीं हमें दफना दिया। तब से हम सभी आसेबी होटल में कैद हैं, शैतान बनकर। हमें बख्श दें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम चले जाते हैं। हमने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हम तो खुशी खुशी अपना छोटा सा होटल चला रहे थे, लेकिन कुछ बदमाशों ने हमारे इस होटल को लूटा और हम गरीब लोगों को मार डाला। तब से हम तीनों ही होटल चला रहे हैं, शैतान बनकर। जब भी यहाँ कोई मुसाफिर भूले भटके आ जाते हैं तो हम उसे अपने साथ हमेशा के लिए इस होटल में रख लेते हैं। जैसे उन्होंने हमें मारा, अब हम भी तुम्हें मारेंगे। नहीं, हमें बचाएं, हमें बचाएं हमें। कुलदीप की चीख उस होटल में कैद होकर रह जाती है और दूसरी रात अचानक हाईवे नंबर 13 के उसी मोड़ पर मीनल की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। रात गुजारने के मकसद से मीनल उसी होटल में दाखिल होती है। रिसेप्शन पर एक नौजवान उसका इस्तकबाल करता है। एक्सक्यूज मी, क्या हमें यहाँ एक कमरा मिलेगा? वेलकम मैम, हम कुलदीप इस होटल के मैनेजर हैं। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? एक सुनसान अंधेरा मकान शहर के बीचों बीच खड़ा था। मकान की हालत काफी खस्ता थी, मानो उसे जलाया गया हो। मकान के चारों तरफ बस खाक ही खाक थी। मकान के अंदर पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो चुके थे। बहुत ही खतरनाक था मकान के बाहर का नज़ारा। अंदर से तो मकान की हालत काफ़ी खस्ता थी। अंदर एक जला हुआ पलंग था, उस पर एक आधा जला हुआ इंसानी कंकाल सोया हुआ था। दोपहर का वक्त था। अचानक तेज हवा चलने लगी। मकान से खाक धुएं की तरह शहर में उड़ने लगी। मकान के एतराफ लोग डर गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। मकान की जली हुई खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगी। कमरे का दरवाज़ा थर्राने लगा, मानो जलजला आया हो। दरवाज़ा धड़ाक से टूटकर नीचे गिर गया और उस कमरे में एक खतरनाक साया मंडराने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो साया उस जले हुए पलंग पर उस कंकाल के अंदर लेट गया और कंकाल ने आंखें खोली और देखते ही देखते कंकाल एक खतरनाक शैतान बन गया। वो शैतान अजीब और गरीब आवाज से गुर्राने लगा और फिर उठकर बिस्तर पर बैठ गया। खैर, एक अरसे बाद ही सही, मैं फिर से अपने घर लौट आया। मेरा जला हुआ ढांचा मुझे मिल गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे उन लोगों को बर्बाद करना है जिन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अपने ही मकान में मुझे जिंदा जला दिया। शहर के चौराहे पर एक मास्क की दुकान थी। कोरोना था, इसलिए लोग मास्क पहनकर भीड़ में घूम रहे थे। जो लोग मास्क नहीं पहनते उसके डंडे से इस्तकबाल करने के लिए कुछ अफसर पहरे पर थे। मास्क वाला मास्क बेच रहा था। कमबख्त लोगों के दिलों से तो खौफ ही निकल गया है। पहले तो सड़क पर चींटी भी नजर नहीं आती थी, अब तो इतनी भीड़ है कि चींटी भी नहीं दाखिल हो सकती। यह तो अच्छा हुआ हुकूमत ने मास्क लाजिम कर दिया।
अपनी रोजी तो चल रही है कम से कम। तभी मास्क वाले ने देखा कि लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। दौड़े, भागो, दौड़े, भागो, दौड़े, दौड़े। दौड़ो। या खुदा, लोग ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? कोई अफसर आ गया है क्या? तभी मास्क वाले ने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ कोई अफसर नहीं, एक खौफनाक शैतान भीड़ को चीरता हुआ आ रहा था। या खुदा, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। शायद इसे भी मास्क खरीदना है। निकल लो। ऐसा कहकर दुकानदार भी दुकान छोड़कर भीड़ में शामिल हो गया। अब मजा आ गया। शैतान मास्क की दुकान में आया और उसने एक मास्क को उठाया। ये मास्क ही अब मेरे काम को अंजाम देगा। ऐसा कहकर उस शैतान ने मास्क पहन लिया और कमाल हो गया। मास्क पहनते ही शैतान एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया और मास्क बेचने लगा। मास्क ले लें, मास्क ले लें। वहीं कुछ बच्चे बिना मास्क के घूम रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका। मास्क कहाँ है तुम्हारा? पर्ची कटाओगे या फिर थाने चलोगे? सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्या कहा गलती? कोरोना फैल रहा है ना। सर फिक्र ना करे, बच्चों में बीमारी से मुकाबला करने की ताकत ज्यादा होती है, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। बहुत होशियार बनते हो। जाकर मास्क पहन कर आओ, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। तब क्या, बच्चे फौरन मास्क की दुकान में आए और उन्होंने इंसान की शक्ल में शैतान से मास्क खरीद लिए। मास्क पहनकर बच्चे वहां से चल दिए। एक बच्चा काफी सुस्त था, वो सबसे आखिर में आया और उसने भी मास्क ले लिया। जनाब कितने पैसे हुए? और अचानक बच्चे की नजर नीचे पड़ी और उसने मास्क वाले के उल्टे कदम देख लिए और बच्चा खौफजदा हो गया और मास्क लेकर अपने दोस्तों की तरफ दौड़ पड़ा। क्या बात है, घबराए क्यों? अरे जल्दी से मास्क उतारे, वो मास्क बेचने वाला शैतान है, मैंने उसके उल्टे कदम देखे। ये सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे और उन सब की आंखें अचानक खौफनाक हो गईं। जैसे ही सबने मास्क उतारा, वैसे ही वो सब शैतान बन गए थे। अरे बाप रे, शैतान! बच्चा दौड़ने लगा तो उसके शैतानी दोस्त भी उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चा दौड़ते दौड़ते एक मंदिर में पहुंचा और वहां पंडित जी से टकरा गया। क्या माजरा है चिंटू? बच्चा पंडित जी को खींचते हुए अपने शैतानी दोस्तों के पास ले आया। अरे बाप रे, बच्चे शैतान बन गए। हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी मास्क वाला शैतान भी वहां आया और हंसते हुए कहा, देखिए पंडित, हमारे शैतानी मास्क का कमाल। आपके मुल्क का मुस्तकबिल हमारी मुट्ठी में है। बताएं क्या करें इसका? अरे भाई, क्यों सता रहे हो? चाहते क्या है? इंतकाम। ये 1 साल पहले की बात है, जब मुल्क में पहली मर्तबा कोरोना फैला तो शहर में कोरोना का पहला शिकार मैं हुआ था। तब लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैं खिड़की में खड़े होकर चीखता रहा। लोग फासला कायम करने लगे। इलाज ना मिलने पर मैं बिस्तर पर मरने की हालत में पड़ा था। तभी कुछ बदमाश आए और मेरा मकान जलाकर मुझे भी जिंदा जलाकर चले गए। बड़े अफसोस की बात है, लोगों ने गलत सलूक किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इसमें लोगों की भी गलती नहीं थी। तुम कोरोना के शिकार थे और लोगों ने खौफ से मार दिया तुम्हें। उनकी सजा इन मासूम बच्चों को ना दे। हमने सुना है तुम्हारे अहलो आयल नहीं थे। अरे भाई, ये बच्चे अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा हैं। तुम चाहते हो इनके वालिदैन भी तुम्हारी तरह यतीम बनकर मरे? अगर नहीं तो इन बच्चों को बख्श दें। ठीक है पंडित, तुम कहते हो तो मैं इन बच्चों को बख्श देता हूँ, लेकिन ये बच्चे शैतान हैं।
मास्क नहीं पहनते, इसलिए मैं इनके मास्क नहीं उतारूंगा। ये शैतानी मास्क है, एक बार उतार कर दोबारा पहने जाएं तो इनका शैतानी असर खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखें मैं अपने ही जले हुए मकान में रहने वाला हूँ, समझ गए ना? अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो मुझे मास्क लेकर आना पड़ेगा, और मेरे मास्क का नतीजा तुम सबके सामने आ चुका है। इसीलिए हमेशा मास्क पहने और महफूज रहें। ऐसा कहकर शैतान वहां से गायब हो गया। मैं फिर से आऊंगा उन बदमाशों से इंतकाम लेने जिन्होंने मुझे और मेरे घर को जलाया। बच्चों, आप सभी अपने अपने मास्क उतारें और दोबारा पहने। सभी शैतानी बच्चों ने पंडित की बात मानकर शैतानी मास्क उतारे तो कमाल हो गया। सारे शैतानी बच्चे फिर से इंसान की शक्ल में तब्दील हो गए। शोर ना करें, शैतान आ जाएगा। जल्दी से अपने मास्क पहन लें। फिर से बच्चों ने अपने अपने मास्क पहन लिए और खुशी से उछलते हुए सारे बच्चे अपने घर की जानिब लौट गए।